नमस्ते भारत। आप सभी का फिर स्वागत है सनातन संवाद की इस सीरीज में। और आज हमारे साथ हैं पवन भगवा। पवन जी को ये भगवा टाइटल कहाँ से मिला, वो पवन जी से ही जानेंगे। युवाओं के बीच में गौ सेवा को लेकर एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले पवन भगवा हरिद्वार में एक अलग पहचान रखते हैं। तो अब जानेंगे पवन जी से कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई। एक युवा जो अपना करियर बना सकता था, आज गौ सेवा को लेकर उस पीड़ा को समझते हुए सब कुछ समर्पण भाव से तन मन धन से लगा हुआ है। तो उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, चलिए अब जानते हैं पवन भगवा से। पवन भगवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा पवन जी, आप युवा हैं और इस आयु में अक्सर युवा अपना करियर बनाने की सोचता है, पर आप, मैं देखता हूँ कि आप पूरे समर्पण भाव के साथ लगे हुए हैं गौ सेवा के कार्यों में। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आज आपकी संस्था क्या क्या कार्य करती है, ये सब मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ दीपक जी आपका, और संवाद आपका जो न्यूज चैनल है इसका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ऐसा था कि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी जो है 10 वर्षों से पैरालाइज के बीमार है। अच्छा। तो उसको देखते हुए मैं घर का बड़ा जिम्मेदार लड़का हूँ। तो हमारे एक भाई है, बड़े भाई जैसे राहुल जी, आरएसएस में फिलहाल प्रांत अधिकारी है। तो आप भी आरएसएस में रहे हैं क्या? हाँ, मैं आरएसएस, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया वर्ष 2014 में। तो मुझे जबरदस्ती लेके जाया करते थे घर। उन्होंने फिर मुझे शाखाओं में जाना सिखाया। मैं मुख्य शिक्षक रहा शाखा में। फिर धीरे धीरे चलते चलते मैं संघ को समझा कि आरएसएस है क्या, डिसिप्लिन। तो वहां जाके मुझे पता लगा कि देश धर्म दुनिया अपनी लाइफ से अलग भी कुछ चीज है जो इस देश के अंदर घटित हो रही है, जिनको रोकने के लिए हम जैसे युवाओं को सामने आना पड़ेगा। तो उसमें से एक कार्य वो था जिसको शायद आज लोग पसंद करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, हर तरीके का व्यक्ति है, वो है गौ सेवा। इसमें हम कहते हैं कि हम मंदिर में तो जा रहे हैं, नंदी महाराज को पूज रहे हैं, लेकिन एक गली में गौ माता नंदी महाराज अगर घायल है, पीड़ित है, तो उसमें से कुछ लोगों को बदबू भी आती है। वहां पर उसने गोबर कर दिया। हम कहने को तो कहते हैं कि गोबर में लक्ष्मी का वास है, लेकिन कुछ लोगों को वहीं से उसमें बदबू आती है कि भैया हमारी गली में गाय नंदी ने गोबर कर दिया। इसलिए तो एक विषय अलग रहा। तो वहीं से देखा मैंने कि अपने यहाँ पर जो नगर निगम कांजी हाउस बना हुआ था, ये जो भगत सिंह चौक पे, यहाँ पर जब ये बाईपास नहीं निकला था, हाईवे नहीं बना था, तो यहाँ पर 25 गौ माताओं को कैद कर लिया गया था। और वो कैद क्यों कर लिया गया था? जो कांजी हाउस, जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, कांजी हाउस का मतलब होता है जेल, कि जेल के अंदर किसी भी पशु पक्षी प्राणी, कुत्ता बिल्ली भैंस जो भी हो, उसको उसमें बंद कर लिया जाता था। तो वर्ष 2017 में वहां पर 25 गौ माताओं को कैद कर लिया गया। अब हमें सूचना मिली, हम आरएसएस के स्वयंसेवक थे उस समय भी, आज भी है। तो जब देखा हमने कि वहां उन गोवंशों को आजाद कराना है, तो उन गोवंशों का वहां पर हमने ताला तोड़ा, 25 गोवंश वहां से आजाद करा दिए। उसमें से 2-3 गोवंश मर भी गए थे क्योंकि उनको चारा पानी भूसा, उस टाइम नगर निगम भी इतना एक्टिव नहीं था, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी नगर निगम की। अब तो चलो पहले से कई गुना ज्यादा तरक्की की है नगर निगम। क्या तरक्की कर दी नगर निगम? चलो फिर भी देखिए, जेसीबी हो गई, जेसीबी हो गई। पहले जेसीबी नहीं थी इनके पास में सही तरीके से, ट्रैक्टर व्यवस्था नहीं थी, गलियों में जो गाड़ियां चलती वो नहीं थे। मतलब हर समस्या, वो भी एक संस्था है अपने आप में नगर निगम भी, सबको समस्या दिक्कत आती है इस चीज के। तो ऐसी हमारे सामने भी दिक्कत थी। अब मैं जो हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ में छोटा मोटा कोई गोवंशों का इलाज उपचार। गौ, मेरा सवाल अभी वही है, गौ सेवा का भाव कहाँ से मिला? भाव संघ परिवार से मिला है, आरएसएस से। आरएसएस से? हाँ, आरएसएस सिखाता है कि सभी से प्रेम करो, एक साथ मिलजुल के रहो। इस देश के अंदर चाहे पेड़ पौधे हो, देखा हो वृक्षारोपण भी कर रहे हैं लोग, संघ के लोग भी करते हैं। तो हर तरीके के हरला पर्व मनाते हैं जो, तो सारे कार्यक्रम वहीं से लिखे हुए हैं कि गौ सेवा करनी है, गौ रक्षा करनी है, सनातन धर्म संस्कृति को बचाना है। तो सब शिक्षा वहीं से मिलती है सभी को, मेरा तो मानना ही है। तो परिवार के प्रति जो आपके दायित्व थे वो छोड़ के आप गौ सेवा को आपने प्राथमिकता दी? हाँ, ये ऐसा था कि जो अपना ये संस्कार कहाँ से मिला? ये भी आरएसएस ने दिया क्या? हाँ, आरएसएस ने दिया कि परिवार के दायित्व छोड़ के गौ सेवा की तरफ? नहीं, संघ कहता है कि परिवार मत छोड़ो, अपना काम धंधा मत छोड़ो, लेकिन अच्छा। जो जितना भी समय हो उसको कहीं अच्छी जगह व्यतीत करो। ये नहीं कि युवाओं में बैठ के इधर उधर अलग तरीके से पत्ते करना या गलत जगह जाना, घूमना फिरना, अपना समय खराब करना। समय नहीं खराब करना, घर में भी समय दो, अपने रोजगार को भी समय दो, साथ ही जितना भी हो देश धर्म दुनिया के लिए भी अपना
समय जरूर देना चाहिए आदमी को 2 घंटे का, चाहे वो बिल्कुल। पेड़ पौधे लगाए, डॉग्स हो उनको चारा दूध वगैरह पिलाए, गोवंशों को चारा ये खिलाए। बहुत अच्छा है, आपने आपने गौ सेवा को चुना, गौ सेवा को चुना। और आप किस तरह की सेवा आप मैं एक्सीडेंट गोवंशों को उठाता हूँ, जितने भी हरिद्वार के अंदर एक्सीडेंट है, हरिद्वार ही नहीं, अगर बात करें हम अदर जिलों की, उत्तराखंड के अंदर देहरादून चल जाओ, ऋषिकेश चल जाओ, या फिर ऊपर पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, कहीं तक भी अगर हमें सूचना आती है, तो क्योंकि पहाड़ों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, पहाड़ों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि एम्बुलेंस वहां पर चल रही हो या फिर किसी प्रकार से हॉस्पिटल हो, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में एक हॉस्पिटल है पंतनगर के अंदर, लेकिन हरिद्वार की मैं अगर बात करूं, जब इस काम को हमने शुरुआत किया था, यहाँ की स्थिति वो थी कि बड़ी दर्दनीय स्थिति थी कि अगर किसी गोवंश की मृत्यु रोड पे हो गई, उस गोवंश को तब तक कोई नहीं देखता था जब तक कि उसके अंदर से बदबू ना आने लगे। लोगों को मतलब ही नहीं था, लोगों को यही नहीं पता था कि गाय हमारी माता है। सनातन संस्कृति में इसकी एक बहुत बड़ी एक मान्यता है, 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर वास करते हैं। हम मठ मंदिरों में जाते हैं, नंदी महाराज को पूजते हैं, लेकिन जो हमारे सामने रियल का भगवान चल रहा है, जिस जमीन पर साक्षात हमारे सामने है, उसकी हम कोई कदर नहीं कर रहे। आज वो पन्निया खा रहा है रोड पे, तो समाज को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी कदर करें। और जो मेरा जो विषय था, अभी विषय पे आ रहा हूं मैं, कि शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ये थी कि जब हम संघ परिवार में काम करते थे, तो कुछ कंडीशन एक्सीडेंट घटनाओं की भी आ जाती थी, तो लोग हमें याद करते थे कि भैया वहां पर एक गाय पड़ी हुई है, दलदल में गिर गई। तो उस समय इतना समाज जागरूक भी नहीं था, एक्टिव नहीं थे लोग इतने कि इस चीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो जब से मैंने संकल्प ले लिया था कि हरिद्वार के अंदर एक तो एम्बुलेंस चलानी है और एक हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल के अंदर एक्सरा मशीन, काउ लिफ्टिंग मशीन, फोकर सिस्टम, पंखे, मैट वगैरह, मतलब गोवंशों को एक हॉस्पिटल वाली सुविधाएं सारी वहां पर करनी है। और ये सिर्फ मेरा संकल्प यही था कि ये जितनी भी सुविधाएं होगी, ये सिर्फ समाज के सहयोग से होगी। हम चाहते हैं समाज को 1 रुपया दे, 1 रोटी दे, लेकिन वो साथ ही साथ उस 1 रुपया 1 रोटी को लेके गौशाला में आए, क्योंकि गौशाला में आएगा तो उसके अंदर प्रेरणा जागरूक होगी। आज मेरे जो हमारा वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम भगत सिंह चौक पे बना हुआ है, अच्छा, उससे पहले मैं था जर्ज कंट्री पे, उससे पहले मैंने 4 साल सड़कों पे दिया है। जैसे कि हम स्कूल टाइम के बाद में, इंटर तक मैंने पढ़ाई की है, स्कूल टाइम के बाद में एक अपना बैग ले रखा था, उसमें छोटी मोटी दवाई पट्टी, मल्लम वगैरह, कीड़ों के इंजेक्शन वगैरह, ये सब अपने बैग में रखते थे, और कहीं भी कोई गोवंश दिखता था उसका इलाज करते थे। 4 साल मैंने ऐसे सड़कों पे दिया, तो लगभग 50% में इलाज सीख गया। डॉक्टरों से संपर्क कर लेते थे, वो मुझे बता दिया करते थे ऐसे कर लो, हाँ, तो वो मैं सीख गया। उसके बाद फिर हमने एक छोटा सा प्लॉट दोस्त का था जर्ज कंट्री के पास में, कोरोना काल से पहले 19 के लास्ट में, तो वहां पर मैंने क्या काम किया, एक सड़कों से हमारी टीम थी लगभग उस समय 350-400 लड़कों की, 350-400 लड़कों, हाँ, की। और उस समय जेसीबी की व्यवस्था नहीं थी। उस समय हमारे युवा क्या करते थे, फावड़ा लेके खुद गड्ढा करते थे, और एक गाय को स्थान देने के लिए लगभग 140-150 लड़का फावलों से स्थान देने के लिए आया करता था अपने घरों से निकल के। तो जागरूकता बड़े स्तर पे हमारा उस टाइम शुरुआती दौर था, और युवा हमारे साथ बराबर लगे रहते थे। उन भाइयों, वो भाई आज भी मेरे साथ गौ सेवा कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ सभी का। तो जब हम उस समय वहां पर हमने सोचा कि सेंटर कैसे बनाया जाए, क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर थे, हमें ऐसा कोई, तो जैसे हरिद्वार क्षेत्र है और समाज सेवा का क्षेत्र है, साधु संतों का क्षेत्र है, तपोभूमि है, तो इस तरह का प्रयास अगर आपने किया है, तो आपको इसमें सहयोग नहीं मिला आपको, कि आप सहयोग के लिए किसी के पास नहीं गए? देखिए, मैं गया हूँ, काफी लोगों के पास गया हूँ, और सहयोग तो देखो होता है, सहयोग से ही चल रहा है सारा कार्य, लेकिन सहयोग सिर्फ उन लोगों का है जो तो ना साधु संत है और ना वो किसी राजनीतिक पार्टी से विशेष प्रकार से जुड़े हैं। वो लोग हैं जो अपना एक जीवन यापन कर रहे हैं, कि अपना 10-20 हजार रुपए की नौकरी है, उसमें से 2% 500 रुपए 400 रुपए हमारी गौ सेवा में देते हैं। एक आम आदमी, मतलब आप आम आदमी का सहयोग लेते हैं? हाँ, आप वो किस तरह से लेते हैं आप आम आदमी का सहयोग? आप क्या उसके यहाँ पे वो दान पत्र उसकी शॉप पे रखाते हैं या ऐसा कुछ दान पत्र शॉप पे भी रखे हैं, कुछ लोगों के घर जाके भी हम पर्ची काटते हैं, जो लोग हमें बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ मंथली आना, तो कुछ लोग हमारे गौशाला पे आके डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन गूगल पे फोन पे के माध्यम से कर देते हैं। और ये ट्रांजेक्शन ये नहीं है
ये ट्रांजेक्शन 1 लाख 2 लाख 5 लाख की नहीं, नहीं, ये तो 150 ये ट्रांजेक्शन 150 की भी नहीं है। ये ट्रांजेक्शन 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 20 रुपये 51 रुपये, इस तरीके से हमारे पास में 5,000 लोग डोनेट करते हैं। बहुत सुंदर। वो 1-1 रुपए से ही सहयोग करते हैं। लेकिन अभी क्या क्या फैसिलिटी आप बना पाए अपने संस्थान में? अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर जब हमने इसकी स्थापना की थी वर्ष 2021 1 अगस्त को, दिन सोमवार का दिन था, उस समय केस मेरे पास में आ गया था, उसका पैर टूट रखा था। तो ये वही कांजी हाउस था जिसके मैंने 10 साल पहले ताले तोड़ के वहां से 25 गोवंशों को आजाद कराया था। पर वो गौ माता मुझे जाते जाते एक आशीर्वाद दे गई कि अब तो चलाएगा इसको, चाहे तो 5 साल बाद आ चाहे 10 साल बाद आ। और समय बदला। हमारी जब चर्च काउंट्री पे जो गौशाला बनी हुई थी यहाँ पर, तो हमने 5,000 ईंट सड़कों से चुक के 150 लड़कों ने सड़कों से ईंटें चुक के शेल्टर बना दिया। अरे हाँ जी, वो शेल्टर आज भी बना हुआ है वहां पर। और उस शेल्टर में हमने टीन सेट गिरवाया। और लेकिन दिक्कत वहां पर क्या आ गई, वो गहराई में बना हुआ था। उस समय अगस्त के महीने में बरसात बहुत काफी तेज थी, इतना इतना पानी भर गया। 10 गोवंश हमारे पास थे, गोवंश बिखर गए, सामान दवाई पट्टी सब बह गया हमारा। तो ऑप्शन कुछ नहीं था, सिर्फ कांजी हाउस नगर निगम, वही मेरे दिमाग में था। वहां पर मैं गया, वहां पर फिर से हमने वहां की ताले की चाबी मांगी पड़ोसियों से, उन्होंने दी हमें विश्वास करके। बस वहां पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था। उस दिन मैंने घर छोड़ दिया था पूर्ण रूप से। 2021 में मैंने अपने माता पिता को कह दिया था कि मैं आऊंगा, 3 साल बाद आऊंगा घर। लेकिन 3 साल तक मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, या तो यहाँ से चला जा अपनी नौकरी करने, या यहीं पड़ा रहो। उस समय मेरे पास एक इंजेक्शन था, दवाई पट्टी छोटी सी एक बैग में, और एक गोवंश था। वहां पर सुविधा कुछ नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं थी। लेकिन संकल्प बस मन में यही ले लिया था कि अपना जीवन इधर उधर कहीं देना ही नहीं, नौकरी नहीं करनी है, घर नहीं जाना है, बस गौ सेवा करनी है। यही लास्ट मौका है कि हरिद्वार में एक हॉस्पिटल बना के तैयार करना है, इसी में सब सुविधाएं करनी है, इसी में एम्बुलेंस चलानी है। तो मैं उस लक्ष्य पे अपने निकल चुका था वर्ष 2021 में। और उस लक्ष्य को मैं आज बहुत लगभग 90% पूरा कर चुका हूँ। बहुत सुंदर। उस बीच में मैंने एक टारगेट बनाया अपना कि वर्ष 2022 में यहाँ पर सुविधाएं करनी है, 23 में गौशाला के अंदर जितनी भी छोटी छोटी व्यवस्था है उनको पूरा करना है, और एम्बुलेंस लेनी है, और 24 में जितना भी मैनेजमेंट है टोटली वो सारा कंप्लीट करके वो हमें फाइनली यहाँ से फिर अपना फ्री होना है। और शादी भी मेरी हो चुकी है। अच्छा, हाँ। तो 3 साल के बाद आपने जैसे संकल्प लिया था, तो उसके बाद आप शादी की तरफ चले गए? नहीं चले परिवार गया, के पास वापस चले गए? ये प्रभु का लिखा हुआ था शुरू से ही। माता पिता उस समय शादी करना चाहते थे मेरी, तो मैंने नहीं की। मैंने अपनी 2022 में छोटे भाई की शादी करा। अच्छा। रिश्ता मेरा आया था, मैंने छोटे भाई की करा दी। मैंने कहा था कि मैं 25 में आऊंगा और 25 में मैं शादी कर लूंगा, जहां भी आप कहोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे हमने, अब 25 में मेरी शादी हुई है, 25 के शुरू में मेरा रिश्ता हो गया और फरवरी में मेरी शादी हो गई। ये सब गौ माता की लीला, जो मतलब उस समय मुख से निकला मेरे, क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि हम 3 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन खाना नहीं खाया, कपड़े का कोई रंग ढंग नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल से चले गए, कैसे भी चले गए, बस जाना है गौ माता के पास में। ये देखा कि 50 फीट गहरे कुएं में गोवंश गिरा है, वहां से निकालना है, दलदल में। हमने कभी कपड़ों की चिंता नहीं की। ये देखा कि गंदा पानी है, कैसा है, बस गौ माता दिखती, वो हमारे लिए सोना है, वो हमारे लिए भगवान है। हम घुस जाया करते थे। तो उनका आज आशीर्वाद है जो आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। बिल्कुल। आप मेरे संवाद के मंच पर और हमारे संवाद के मंच पर दूसरे व्यक्ति हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। पहले देवी सिंह राणा जी थे। तो जब आरएसएस के किसी व्यक्ति को मैं सुनता हूँ, और मैं खुद भी आरएसएस के व्यक्तियों के संपर्क में रहता भी हूँ, तो जो एक ऊर्जा आप लोगों के अंदर है वो वाकई संगठन से आती है। तो मेरा ये कहने का औचित्य ये नहीं था कि आरएसएस बोलता है कि परिवार छोड़ दो। मैं वो भावना जानना चाह रहा था कि वो भावना कैसी है। और ये हर आरएसएस के जो आरएसएस से आते हैं सबके अंदर एक जैसी ही है, संकल्पित भाव से। हाँ, जो संकल्प ले लिया वो करना जरूरी है। हाँ। तो इसीलिए ये संकल्प की भावना ही एक आरएसएस के व्यक्ति को और संगठनों से अलग बनाती है। देखिए आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी संस्थाएं रजिस्टर्ड है, कुछ उसमें से क्रांतिकारी युवा उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन हम जैसी संगठन के द्वारा उस युवा को शिक्षा देंगे, जैसी उस बच्चे को शुरू में शिक्षा मिल जाएगी, वो उसी पद पे चलेगा। ये चीज मैंने देखी है कि अगर हमें एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छी बात सुनने को मिली है, तो हम उस राह पे चलेंगे। और शुरू में अगर एक
मुद्दा आता है कि हम कुछ लोग कहते हैं कि दलाली खा रहे हैं गौ हाँ, माता के अभी नाम पे। मैं वहीं आ रहा था, 1 मिनट रुकिए। अभी तक तो ये अच्छी बात, हाँ, ठीक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं, निगेटिव पॉइंट रहते हैं। क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं। वो विरोधाभास आप कैसे झेलते हैं, और कहाँ किस स्तर पर विरोधाभास होता है? देखिए, अगर बात करें विरोध की, तो मेरा शायद किसने अभी तक यहाँ ऐसा कोई विरोध नहीं किया। मेरा सभी ने संगठन ने मेरा एक बहुत अच्छा समर्थन भी दिया है और सहयोग भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और मेरी एक बहुत अच्छी टीम के साथ मेरे जितने भी हरिद्वार में संगठन जुड़े हैं, भगवा हिंदू सेना है और मैं उसमें जिला गोरक्षा पे काम करता हूँ। अखंड हिंदू स्वाभिमान ट्रस्ट है जो कि सोनीपत से है, मनीष राय जी की, मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष लेवल पे काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और विश्व हिंदू परिषद में गौ रक्षा आंदोलन समिति का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। और आरएसएस में ओटीसी प्रथम वर्ष किया, बजरंग दल में मैंने वर्क किए हैं। तो मतलब हर संगठन से मैं जुड़ के चला हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम सब संगठन, ठीक है हमारे कार्य अलग अलग है, कोई लव जिहाद पे काम कर रहा है, कोई धर्मांतरण पे काम कर रहा है, सबका तो कोई मूल समाज, उद्देश्य, लेकिन सबका मूल मूल उद्देश्य ये उद्देश्य है कि तो सनातन सनातन। संस्कृति को बचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरा जो है जो गोवंश है, मैं नहीं मानता कि फिलहाल जो हमारे पास एक मुद्दा है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि गौ माता राष्ट्र माता। फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें गोवंशों की, हमारी देसी गौ माताओं की, तो आपने देखा हो आज से 5-7 साल पहले हमें देसी गोवंश सड़कों पे जो सफेद रंग की होती है वो देखने को मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में वो गौ माता नहीं है। तो आप सोचिए, अगर ऐसी गौ माता कटती रही, ऐसी एक्सीडेंट घटनाओं में गौ माता मरती रही, तो क्या आपको 2050 तक गौ माता देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत बुरी स्थिति और है। आज हम अगर बात करें लोगों की आस्था की, तो लोगों में आस्था है। अगर लोगों में आस्था ना होती गौ माता के प्रति, तो लोग जब श्राद्ध आते हैं तो श्राद्ध में अपनी जो गौ माताओं को रोटी खिलाते हैं, तो वो क्यों खिला रहे हैं? अपने पुरजों की आत्मिक शांति के लिए, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध में वो गौ माता को खिलाने के लिए आते हैं। श्राद्ध के समय में हमारी गौशाला पे चारे की कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति कट्टे भर भर के, आज मेरा दादा का श्राद्ध है, आज परदादा का श्राद्ध है, दादी का श्राद्ध है, पूरा भरपूर चारा लेके आते हैं, दबा दबा के पूरियां खिलवाते हैं, लेकिन वो गलत है। हमारा कहना है कि आप श्राद्ध में ही गौ माता को चारा ना खिलाएं, आप उनको चारा पर डे खिलाएं। आप एक दिन तो खिला रहे हो 5,000 रुपए का, अगर पर डे उसको 50 रुपए का खिलाना शुरू कर दे तो ज्यादा बेहतर है, महीने में एक बार सेवा कर दे। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन अगर 50 तक 2050 तक स्थिति यही रही जिस प्रकार से गोवंश मर रहे हैं, तो मैं इतना कहता हूँ कि दादा परदादा का श्राद्ध भी हम लोगों को खाना पड़ेगा। सही बात। लोग ये कह देंगे कि अरे गौ माता तो है नहीं, आप ना वहां जाओ, पवन भगवा जी है, गौ सेवा करते हैं, आप उनको श्राद्ध खिलाओ, तो ये स्थिति आएगी, क्योंकि कलयुग अपना रूप ले रहा है ना आज के टाइम में। देहरादून की घटना, हफ्ते भर पहली घटना, कितना आप देहरादून ही छोड़ दीजिए, मैंने ईद से 2 दिन पहले ही 2 गोवंश मैंने गाड़ी में पकड़े, रात को कटने जा रहे थे। 170 गोवंश अभी तक पकड़ चुका हूँ यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। और अभी सलेमपुर की घटना है, वहां पर गौ माता के शीश काट दिए गए। गंगा घाट ज्वालापुर के अंदर मेरा एक वीडियो काफी ट्रेंडिंग में था यूट्यूब चैनल पर, मेरे 2 करोड़ लोगों ने वो देखा है पूरे भारत के अंदर। उसमें हमारी देसी गौ माता के शीश काटकर लाइन से रखे हुए थे घाट पर, गंगा घाट पर। ये हम लोगों को शर्म करनी चाहिए, हरिद्वार के लोगों को, देवभूमि हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम यहाँ पर गोवंशों को कटता हुआ देख रहे हैं, मरता हुआ देख रहे हैं। जिस भूमि पर गौ माता का अगर लहू बह रहा है ना, वहां पर कभी अमन शांति नहीं रहेगी। और हम बात करते हैं यहाँ भी अगर भाईचारे की, मैं किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे उसमें किसी भी समाज का व्यक्ति हो। और जैसे कि हम गाड़ी पकड़ते हैं तो उसमें कुछ लोग हिंदू भी निकलते हैं, जो गाय कटवाने में उनका सहयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ हिंदू भी निकलते हैं, कुछ मोमडन भी निकलते हैं। तो हर प्रकार का व्यक्ति है, जितनी भी मैंने मिली भगत से ही काम होता होगा। तो वही, हम किसी एक को दोषी नहीं बना सकते। नहीं तो मैंने देखा है कि जैसे कि एक्सीडेंट हुआ कहीं पर किसी गौ माता का, तो वहां पर हमारे जो मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं सपोर्ट करते हैं, वहां पर गाय माता को उठवाने में सपोर्ट करते हैं। तो 5 उंगली एक सार नहीं है, हर तरह का व्यक्ति। हमने कभी किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं बनाया। हमारे लिए टारगेट वो है जो गौ माता को काटेगा और जो गौ माता के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सीधा रहता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर गौ माता के साथ गलत कर रहा है तो वो गलत है, बाकी हम सबका सम्मान। कुछ दिन पहले एक घटना बड़ी ट्रेंडिंग में थी, वो क्या घटना थी? ऋषिकेश की कोई एक घटना थी। देखिए, ये घटना एक ही घटना नहीं है, ये काफी बार घटनाएं हो चुकी है हमारे साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में हो चुकी है। देखिए, हम आई कार्ड नहीं बनाते हैं अपनी टीम का, हमने कोई टी शर्ट नहीं बनाया है, क्योंकि जो पैसा समाज मुझे देता है, मैं उस पैसे को मैं एक बैनर में
एक टी शर्ट में, एक आई कार्ड में, किसी भी जगह गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। जिस पैसे को मुझे समाज गौमाता के लिए दे रहा है उसमें गौमाता का ही सेवा कार्य होगा। अन्यथा हम आज चाहे अपने लड़कों के आई कार्ड बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ युवा क्या करते हैं, उस आई कार्ड का एक दुरुपयोग करते हैं, वो मैं नहीं चाहता हूँ। उससे अच्छा है कि हमारी कंठी है गौमाता की, ये कंठी अपने घर ले जा सकते हैं, यही हमारा आई कार्ड है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है, ऐसा ही बहुत सी बार होता है कि कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, भाई आप लोग कौन हो, जबकि वो रहते अपनी जगह ठीक है। बस ये कि थोड़ा सुनने का हमारा और उनका सुनने का नजरिया थोड़ा अलग अलग हो जाता है, जबकि हम भी सेवक है और वो भी रक्षक है, क्योंकि वो उसकी रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि कोई गलत व्यक्ति उसको उठा के ना लेके जा रहा हो, और हम उसके भले के लिए वहां पर आए हैं, तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, तो थोड़ा मन भेद आपस में हो जाता है। ऐसे ही ऋषिकेश में हुआ, एक नंदी था, उसका 3 पैरों पे वो अपना जीवन यापन कर रहा था वहां पर, और पानी भी जो है बेचारा पी नहीं पा रहा था इधर उधर। तो मुझे 2 दिन से सूचना आ रही थी, मैं वहां पर पहुंचा, तो एक बीजेपी के नगर अध्यक्ष थे, भाई है अपने, अब तो उनसे हमारा अच्छा संबंध हो चुका है, अभिनव पाल जी थे और जगावर सिंह जी थे। तो वहां पर वो व्यक्ति आए, तो मैं थोड़ा सा, मैं लैंग्वेज को लेके मैं थोड़ा सा देसी हूँ, मैं थोड़ा आप करके नहीं बोलता। एक्चुअली क्या है ना, देखो पवन भाई, आप देसी हो तभी गौ सेवक हो। अगर आप देसी नहीं होते ना, तो आप भी कहीं बैठ के कंप्यूटर चला रहे होते, गांव की सेवा थोड़ी कर रहे होते। अब जो मेरे साथ में मेरे सेवक थे, मैंने उनसे बोला चलो बे चलो, होगा यार ये तो समाज के लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, होगा यार छोड़ो अपना काम करो आप लोग, और नंदी को चढ़ाओ ऊपर। इतने वो व्यक्ति हमारे ऊपर भड़क गया, उसने मुझे 2-4 अभद्रता से व्यवहार किया। मैं बार बार मना करता रहा, मगर नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। फिर मुझे मजबूरन हो गया, उसका एक वीडियो बना के डालना पड़ा, वो वीडियो ट्रेंडिंग में लग गया। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद उस भाई को एहसास हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया ऋषिकेश की एक गौशाला में, उन्होंने हमारा माला डाल के भी स्वागत किया, और गौशाला की चारा सेवा उस दिन पूरे दिन की उन्होंने की। हमने उसको ये नहीं कहा भाई आप मेरे पैर पकड़ो, नहीं, हमें नहीं पैर पकड़वा रहे, आपने गौमाता को चारा खिला दिया तो हमने आपको माफ कर दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर हम ऐसे समाज में लड़ते रहेंगे तो हम आपस में, अगर हम आपस में ही ऐसे मन मुटाव बना लेंगे, तो फिर तो बहुत रास्ता लंबा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी भी जो समस्या हमारे सामने आती है वर्तमान में, क्योंकि गोवंशों की संख्या ज्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे पास में संख्या है, कैपेसिटी जो है वो 20 गोवंशों की है, और अब हमारे पास में 55 गोवंश है। अच्छा। अभी हमने आईसीयू वार्ड तैयार करवाया है उन गोवंशों के लिए, जो गोवंश खड़े नहीं हो सकते हैं, जो गोवंश चल नहीं सकते हैं। और यहाँ तक के अभी तक के आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नगर निगम का मैं कांजी हाउस चलाता हूँ, और नगर निगम से अभी तक मुझे किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं है। अभी तक के पशु कल्याण बोर्ड हो, गौ सेवा आयोग हो, स्थानीय विधायक हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें कहीं से भी आर्थिक तौर पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं मिली है जो हमें लगता हो कि हमारे इसमें गौ माता का कुछ अच्छा हुआ हो। अभी तक के ऐसा कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, कहीं से कोई सुविधाएं नहीं है। मैं पिछले 8 दिनों से एक मुहिम चला रहा हूँ, मुझे लगातार कंटिन्यू, कि गौशाला के अंदर हमें एक समर सेविल लगवाना है। उस वीडियो को लगभग पूरे भारत के अंदर जो है अभी तक के 20-25 हजार लोगों ने देखा है, लेकिन समर सेविल कितने का लगेगा? 60-70-1 लाख रुपए में समर सेविल लग जाएगा। ना तो अभी तक के कोई संत हमारे सामने आया, ना कोई विधायक सामने आया, ना कोई पार्टी का आदमी सामने आया। बस यही कि समाज से अभी तक के जो भी थोड़ा बहुत हमने इकट्ठा किया है, सेव किया है, अब 10-20 दिन और लगेंगे, लेकिन लगवा देंगे। और हमारी जो एम्बुलेंस आई है वो भी समाज के सहयोग से आई है, उसमें छोटे छोटे युवाओं ने अपनी गुल्लक मुझे दी, किसने 100 रुपए की पर्ची काटी, 50 की काटी, ऐसे करके 10 लाख रुपए की गाड़ी बनवाई है समाज के सहयोग से। तो ये अपने आप में समाज की बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है कि यार इतने बड़े बड़े नेता है, जो समृद्ध व्यक्ति है, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, वो अगर इस तरह के कार्यों में जो मंच से खड़े होकर गायों को अपनी माता कहने का दावा करते हैं, वो आगे नहीं आएंगे, तो फिर समाज के सहयोग से चीजें हो जाएंगी, पर उतनी जल्दी नहीं होंगी और उतना प्रारूप नहीं ले पाएंगी। वो एक सोचने का विषय तो है। देखिए मैंने एक चीज देखी है, अगर कहीं पर किसी गौ माता का और किसी गौ सेवक का अगर दिल दुख रहा है ना, तो वहां पर एक बड़े स्तर पे कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये चीज है। आज मैं आपको बताऊं, मेवात के अंदर जो है गाय कटती है, मेवात का नाम सुना होगा, और मेवात नू हिंसा की आपने वीडियो देखी होगी, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां जला दी गई थी गौरक्षकों की, तो वहां पर बहुत बड़े स्तर पे विराट रूप लिया उन्होंने। अभी देख लो वहां तेलंगाना के अंदर जो पशु पक्षियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या आपको लगता है वहां पर जो वो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो वहां पर खुश रह पाएंगे? भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, अगर किसी के अंदर आत्मा दुखाएंगे ना, तो प्रकृति उसका प्रभाव अपने आप दिखाती है, प्रकृति दिखाती है। अभी मैंने जो है
लगभग लगभग हमारे आर्यव्रत गौशाला ट्रस्ट है, बलराम जी की है, 170 गौवंश वहां पर हैं। तो वहां पर जो है सहयोग करने वाले भी नहीं है लोग, मतलब लोगों को पता ही नहीं वहां के बारे में। तो हम अपनी सोशल साइट पे लोगों को वहां पर दिखाते हैं। तो वहां पर जो है गोवंश मरते थे, गोवंश 2 मर जाए 3 मर जाए, क्योंकि उनकी मिट्टी में पैर इतने इतने धस जाया करते थे। तो वहां पर टाइल लगनी थी, लगभग 3.5 लाख रुपए का वहां पर काम होना था। तो बलराम जी हमारे काफी चिंता करते रहते थे, और लोग जो उनके साथ जुड़े वो चिंता करते थे कि इतना बड़ा काम है कैसे होगा। तो वहीं पर मैं भी वहां सहयोग करता हूँ अपना। तो मेरे मन में आया कि मैं जब तक के इस भूमि पे खड़ा रहूंगा, जब तक के यहाँ पर टाइल ना लग जा। तो मैंने खड़ी तपस्या वहां पर की, और जिस दिन संकल्प लिया उसी दिन 10,000 टाइलों की व्यवस्था हो गई। बहुत सुंदर। एक अनजान व्यक्ति के द्वारा फोन आ गया, जब मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो गया। 3.5 लाख रुपए का काम मात्र 3 दिन में हो गया। काफी लोगों ने कहा कि भैया बैठ जाओ, मगर नहीं बैठूंगा, नहीं लगवाऊंगा भी अपने हाथों से। अब वहां पर टाइल भी लगी है, और उस दिन से लेके अभी तक वहां पर एक भी गौवंश की मृत्यु नहीं हुई, वरना पर डे वहां पर मृत्यु हो जाती थी। तो ये सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की लीला है। और ये जिस समर्पण भाव से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है। हाँ। संकल्प अभी के जो है भाव से आप वर्तमान करते में हैं। सब एक सोशल वर्क जो लोग करते हैं ना, जो गौ सेवा करते हैं, डॉग सेवा करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सेवा तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को देखो, सबका एक छोटा मोटा लालच रहता है। कोई फाइनेंस को लालच रखता है, कोई मान सम्मान को लालच रखता है, कोई सोशल मीडिया पे मेरा फॉलोवर्स बढ़ेगा उस चीज का लालच रखता है। लेकिन अच्छी बात है, जो हम काम कर रहे हैं उससे प्रेम भी करो, और उससे कुछ फल भी अपने आप को हमें प्राप्त हो, अच्छी बात है। तो मैंने देखा यहीं पर कि मैंने ना तो पैसे की तरफ में गया, और ना मैं गया सोशल मीडिया की तरफ कि मुझे फॉलोवर्स चाहिए कि एक मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था, बस संकल्प एक ही था कि हॉस्पिटल बनाना है, एम्बुलेंस चलानी है, सुविधाएं करनी है। लेकिन उस बीच में मुझे गौ माता ने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि बहुत कम लोगों के पास है। एक यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है, बहुत सुंदर। हमारे जो गौशाला है उसी के नाम से हमारा एक सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, और पूरे भारत से हमारे साथ सभी गौ सेवक जुड़े हैं। और भारत ही नहीं, इंग्लैंड, यूएसए, दुबई, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ये 4-5 विदेश से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। जो हमारे इंडिया के लोग वहां रह रहे हैं, वो मेरी वीडियो देख देख करके हमें डोनेट भी करते हैं। तो एक सोशल मीडिया भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, गौ माता नहीं दिया है, वरना लोग इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे करते रहते हैं, 2,000-3,000 वीडियो बना देंगे, लेकिन वो सिल्वर प्ले बटन किसी को प्राप्त नहीं होता। और हमें गौ माता की दया से, समर्पण भाव से चीजें आप करते जाओ, निरंतरता बनी रहे तो चीजें हो जाती हैं। मैं कभी बैंक में नहीं गया, बस मैं लाइफ में 3 या 4 फिर बैंक में गया हूँ। जब मैंने अपने ट्रस्ट का एक खाता खुलवाया था, जब गया था, गूगल पे, फोन पे का एटीएम वगैरह बनाना था, तब गया था, वरना मैं बैंक में नहीं गया कभी। लेकिन सोचता रहता था कि यार ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम कैसे होगी यार, इतने सारे गोवंशों को मैं कैसे रखूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई रोजगार नहीं है, मैं फैमिली से इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं अकेला उसको चला लूंगा। लेकिन गौ माता की दया ऐसी रही कि मैं जिस दुकान पे अगर मैंने भूसे के लिए 8,000 पे करे हैं, तो 4,000 रुपए की पेमेंट उसी दिन पूरी मेरी आती अपने पास आ जाती है। आज भी ऐसा है कि अगर मैं कहीं गुड़ लेने गया तो उसकी जो पेमेंट करूंगा वो अपने आप आ जाएगी। उनकी शक्ति आज भी विराजमान है गौ माता की। और जब डॉक्टर भी मना कर देते ना किसी बीमारी को लेकर के, तो लोग, हमने देखे, हमारे पास आते हैं लोग कि भैया गाय का मूत्र दे दो, भैया आज की चारा सेवा गौ माता की मुझे करनी है। तो लोगों को तब एहसास होता है, तब लोग बाग अपनी पूरी लास्ट वाली लाइफ ऐसे जीते ना कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो तब लोगों को एहसास होता है कि भाई एक बार यो भी करके देख लो। वरना लाख 2 लाख 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में दियाएगा, लेकिन लास्ट में वही 1,000-1,500 रुपए का भूसा चारा डलवा के वो खुश हो जाता है। अब या तो ये मान लो कि किसी को खुआ के वो खुश हुआ अंदर से, इसलिए उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया, या ये मान लो कि आज भी बात कि भाई गौ माता के अंदर सत्य विराजमान है। ये चीज मैंने देखी अपनी आंखों से। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा कि भैया हमारी जो दादी जी है वो बेड पे पड़ी है, कि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें मोक्ष देने के लिए उनको गौ दान कराना पड़ेगा, उनका पूंछ पकड़ के संकल्प कराना पड़ेगा। तो मैं इन चीजों को पहले मैं भी नहीं मानता था, देखो इतना नॉलेज नहीं थी। तो हमारे ब्राह्मण भाई कुछ हमारे साथ में जुड़े हैं, उनको मैंने बुलाया, भाई ब्राह्मण जी आप इनकी पूजा कराओ गौदान की, इनके घर में ऐसे ऐसे मरीज है, उनको मोक्ष दिलवाना है। तो उन्होंने पूजा जैसे कराई, और वो उस व्यक्ति ने जैसे हमारी गौशाला से बाहर कदम रखा, उनको मोक्ष मिल गया। बहुत सुंदर, तुरंत उनको मोक्ष मिल गया। तो जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ वाकई में यार ये सब चीज नहीं है, ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में है, है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
दुनिया भर के हमारे ग्रंथ है, गरुड़ पुराण में इसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि हाँ, गरुड़ पुराण में पूरा लिखा है हाँ, इसके गरुड़ बारे में। पुराण में बैतरणी एक नदी है जिसको पार करने के लिए आपको गौदान करना होता है। हाँ हाँ आप गाय की पूंछ पकड़ के ही उस बैतरणी नदी को पार करके मोक्ष प्राप्त करते हो। हाँ सनातन मैं भी इतना समझता हूँ, और ये प्रभु कृपा है कि मैं भी ये देखिए, अब शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिलना चाहिए। उसके लिए एक शासन से क्या अपील करेंगे, आपकी क्या सहयोग आपको मिलना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी जो आप बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या सहयोग आपको चाहिए? देखिए, शासन से सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता वहां पर हॉस्पिटल में रहे, सबसे पहले तो इसको हॉस्पिटल की मान्यता मिल जाए, क्योंकि भूमि हमारी नहीं है, गौ माता की है। गौ माता हॉस्पिटल हमारा नहीं है, गौ माता का है। और मैनेजमेंट उस व्यक्ति के हाथ में रहे जिसको उस बारे में जानकारी हो, गौ माता से प्रेम हो। तो कभी आप जाके क्या मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हाँ, मिले मैंने हैं? मुख्यमंत्री जी को कई कृषि बार कृषि मंत्री से ज्ञापन मिले दिए हैं? हैं, और काफी लोगों के पास मैंने लेटर भी भेजे हैं। यहाँ पर डीएम को लेटर दिए हैं, सांसद साहब को लेटर दिए हैं, मुख्यमंत्री को लेटर दिए हैं, नगर निगम में लेटर दिए हैं, सब जगह लेटर दे दे के मैं जवाब कुछ नहीं आया। कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। बस एक छोटा सा पेपर आ जाता है कि आप अपना पेपर उनको दे दीजिए, और मैं पेपर वर्क बहुत कम करता तो हूँ। वहां मैं पहुंचो जहाँ फीता काटने के लिए तो आते रहते ही हैं, तो वहां जाके एक बार मिल लो उनसे। अब पेपर से अगर काम नहीं बन रहा है, आपके पास संगठन है, आपके पास लोग हैं, तो अपनी बात आप गौ माता के लिए अपनी बात रखने के लिए आपको मिलना चाहिए जा उसमें से। कुछ लोग है और ना वैसे जो, भी जिनको मुख्यमंत्री, देखिए, जिनको तलवे चाटने की आदत पड़ गई, बात वो तलवे लोग चाट हमारा विरोध करते हैं बड़े स्तर बात पे। विरोध की नहीं है, बात ये है, देखिए मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, आपके भी उतने ही है, हमारे भी उतने ही है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से उनसे जाके मिलिए ना एक बार। अपने 2-3 लोगों को साथ में ले जाके आप उनसे मिलिए, उनसे निवेदन करिए, उनको बताइए। कई बार चीजें क्या होती है पवन भाई, हम जो कर रहे होते हैं ना, हमने लेटर डाला, वो वहां तक पहुंच भी नहीं रहती है ना। कई बार जैसे आपने एक घटना मुझे याद है, लास्ट टाइम हम मिले थे, तो आपने केदारनाथ के दर्शन को लेके नंदी महाराज के कान में कुछ कहा था। हाँ तो उस घटना को मैं बताऊंगा, जैसे आपने जहां पे चिट्ठी भेजी, जरूरी नहीं है वो चिट्ठी आगे पहुंच रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, एक लेटर मैं खुद भी दे के आया हूँ, हम्म। खुद भी मैं लेटर दे के आया हूँ वहां पर। चलिए, मेरा भी प्रयास रहेगा कि संवाद के माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंचे, क्योंकि गौ माता का सम्मान बहुत जरूरी है। और आप तो गौ माता पालन की बात नहीं कर रहे हो, उसके संरक्षण की बात कर रहे हो, उनकी पीड़ा को हरने की बात करते हो आप। देखिए, मेरी हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं वीडियो भी डालता हूँ यूट्यूब पे, सब जगह साइट पे डालता हूँ। 30 करोड़ लोगों ने हमारे पूरे भारत में वीडियो देखे हैं। उसमें से कम 30 करोड़ में से 10-20 लाख तो उत्तराखंड के लोग होंगे इसमें, और 10-20 हजार तो वो भी होंगे जो मुझे अच्छे से जानते हैं, बीजेपी के लोग हैं। क्या वो हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते? हमारे हरिद्वार के अंदर आज तक के, मेरे गौशाला के अंदर कोई भी स्थानीय विधायक नहीं पहुंचा। आपने बुलाया नहीं होगा? बुलाया, हमने कई बार बुलाया, अच्छा। हमने आमंत्रण दिए हर बार, लेकिन जब सही पूर्ण रूप से हमसे कोई चर्चा ही नहीं करेगा इस बारे में, तो फिर हम भी अहमियत नहीं देते। सही बात है। मैं, अगर कोई व्यक्ति हमें सम्मान दे रहा है तो मैं वहां जाता हूँ, वरना मैं किसी के भी कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जाता। आप निरंतरता जारी रखिए, आप संकल्पित भाव से जो काम कर रहे हैं, और आपको मैं नहीं मानता कि किसी विधायक के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो इसका संरक्षण है वो स्वयं गौ माता है, जो अपने कार्य खुद करा रही है आपसे। आपका यहाँ होना ये उसी का प्रमाण है। आज हम उस विषय में बात कर रहे हैं, और एक सनातन संवाद की सीरीज में मैंने आपको स्थान दिया, इट मीन्स ये गौ माता का ही आशीर्वाद है, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आपको बुलाया, क्योंकि गौ सेवक के रूप में मैं आपको जितना जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप जो सेवा कर रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है। घर से एक रोटी खिलाना, 5 किलो ये घास डाल देना, वो सब कर सकते हैं। एक एक्सीडेंट हुए गोवंश को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, उसको उठा के लाना, उसका इलाज करना बहुत आसान है। देखिए, मैं अपने जीवन का 100% देता हूँ गौशाला के लिए। मैं वहीं पर रहता हूँ, अपने कपड़े खुद धोना, खाना खुद बनाना, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो खुद अपने आप करना, गोबर उठाना, झाड़ू मारना। हमारे 2-3 जो सेवक भाई वहां पर रहते हैं, कोई भी सैलरी नहीं लेता, कोई भी सैलरी नहीं लेता। और आज गौशाला के अंदर टाइल्स लगवाई गई, आईसीयू वार्ड बनाया गया, पंखे लगवाए गए, फोकर सिस्टम लगवाया गया जो फुहारे गौ माता के ऊपर चलते हैं, और काउ लिफ्टिंग मशीन, जो कि हरिद्वार जिले के अंदर एक मशीन थी काउ लिफ्टिंग, उसके लिए लोग मारे मारे फिरते थे।
आज हमने वो समाज के सहयोग से 3 मशीन अपनी गौशाला में बनवाई है, जिसमें से 2 मशीन हम समाज को देते हैं जिनकी घरों में पशुपालक की गाय है, एक हमारे यहाँ पर चलती है। उसके साथ साथ फिर अपना खुद का एक मेडिकल गौशाला के अंदर बना रखा है जिसमें हर प्रकार की दवाई है, हर प्रकार की। और अपना खुद का वहां पर एक जो है ये एम्बुलेंस वहां पर ली गई है। तो 3 साल में हमने ये सब किया है। और अब सरकार से सिर्फ मेरा पुष्कर सिंह धामी जी से हो, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। मैं भगवा अपने नाम के भी लगाता हूँ और 365 दिन इस चोले को धारण भी करता हूँ। तो मैं कट्टर समर्थक हूँ। तो मेरा सरकार से बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि सरकार एक तो हमारे इस हॉस्पिटल को एक सरकारी मान्यता दे और इसके अंदर जो बची कुची असुविधाएं हैं उनको पूरा करने में हमारा सहयोग करे। और जितने भी यहाँ पर जैसे कि अब देखो एक डिग्री होना बहुत जरूरी है, चलो ठीक है हम जितना कर लेते हैं, लेकिन एक अगर वेटनरी डॉक्टर वहां पर आएगा तो एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि हाँ भाई हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर भी है। अब कल रात की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कल रात एक ऋषिकेश में बच्चा जो है बीमार हो गया। वहां से लोग गुजरते रहे, किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा। तो वहां से 2 फॉरेनर, एक साउथ अफ्रीका के से रिसेन और एक लेडीज थी, उनके साथ में महिला थी, वो फॉरेनर थी। तो उन दोनों ने उस बच्चे को देखा। उन्होंने 5 घंटे धूप में, वो फॉरेनर उसके पास खड़े रहे और इधर उधर पूरे ऋषिकेश देहरादून तक के उन्होंने पूरे फोन करते रहे, कहीं से उनको कोई समाधान नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऋषिकेश और देहरादून सिटी के अंदर हमें कोई गौमाता के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, कोई गौशाला नहीं मिल रही है, कोई गौ सेवक नहीं मिल रहा है। क्यों? फिर जब जाके हमें कॉल आता है वहां से, हमने उनको कहा ठीक है आप उसको ले आइए, हम उसको देख लेंगे। तो वो लोग हमारे पास लेकर के आए और उनका भाव अंदर से मतलब क्या था, मैं आप किसी के सामने बयान नहीं कर सकता उस चीज को। वो अपने आंसू उस बच्चे के लिए रो रहे हैं। तो एक विदेश से आई महिला उस बच्चे के लिए इतना भावुक हो रही है और उसको गाय के बारे में शायद ना पता हो, कुछ भी गौ माता के बारे में, नंदी बाबा के बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन यहाँ के लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी यहाँ पर लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यह कि पहले की अपेक्षा अब जो लोग थोड़ा सा कि लोगों में जागरूकता आई है, जब से सोशल मीडिया का जो जरिया आया है सामने, इससे हमें भी कुछ हेल्प मिली है, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है लोगों को जागरूक करने के लिए। देखो हम गौ माता को नहीं पाल सकते, गौ माता ही हमें पाल रही है। सही बात। हम उनको अपने भाग्य का खुद लेके आते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बाप अपनी बेटी को विदा कर देता है तो अपने भाग्य का लेके जाती है। तो ऐसे ही जब गौशाला में कोई गौ माता आती है ना तो वो अपने भाग्य का खुद लेके आती है। और भगवान किसी को भूखा नहीं मारता है, भगवान तो जो है सबको 2 वक्त की रोटी दे ही देता है। क्योंकि देखो सड़कों पे फिर रहे हैं, सड़कों पे तो वो खा ही रहे कुछ ना कुछ। सही बात है ना? तो सड़कों पे कौन सा उनको हम चारा काट के दे रहे हैं? तो ऐसे गौशाला के अंदर है और उन्हीं के माध्यम से 2 रोटी हमें मिल जाती है, 4 सेवक जो वहां रहते हैं उन्हें मिल जाती है। बस इतना है कि आज तक गौशाला को लेके हमारे पर कोई कर्जा नहीं हुआ। और सामने अगर एक फिर मन में ठान लिया कि ये काम मुझे करना है, एक फिर मुख से निकला चाहिए कि ये काम मुझे करना है, तो वो काम भी सफल हो गया। थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन हो गया। बस ये कि रास्ता खुद बनाना पड़ता है। देखो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, हमें वीडियो में दिखाना पड़ेगा कि हम क्या चीज चाहते हैं और इसको डोनेट करने का माध्यम क्या होगा, चाहे पर्ची हो या फिर बारकोड हो, कितने लोग हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो आगे भी मेरा प्रयास यही है कि अभी तो हमने चलो 50 गौवंशों को रखा है, 5000 गौवंशों को 2030 तक आऊंगा मैं आपके पास फिर भी, और 2030 तक मैं आपके सामने क्या के जा रहा हूँ, 5000 गौवंशों के लिए गौशाला बना के तैयार खड़ी करनी है। बहुत सुंदर, संकल्प है जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके संकल्प फलीभूत हो और आप ऐसे ही गौ सेवा करते रहें। और मेरा शासन से भी अनुरोध रहेगा संवाद के माध्यम से कि एक व्यक्ति है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, संकल्पित भाव से लगा हुआ है। तो शासन जब हम बात करते हैं कि गौ माता है तो उसके लिए शासन को भी साथ में आना चाहिए और उस प्रयास में हमें भी सहभागिता करनी चाहिए। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं भी आपके इस संगठन इसके साथ जुड़ के कुछ ना कुछ सहयोग कर सकूं। और मेरे लिए साक्षी जो मैंने भी आज तक पाया है वो मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्योंकि 10 साल पिताजी जो है पैरालाइज की बीमार होने के बाद मुझे आज तक उन्होंने नहीं कहा कि आप गौ सेवा में मत जाओ। उन्होंने कहा कि जाओ, बस हमें कोई बुराई मत देना, कि हमारे घर कोई पुलिस वाला ना आके खड़ा हो, कोई ये ना कहे कि आपके बच्चे ने गलती की है। हमने उस चीज को देखते हुए
बड़ी अपने ईमानदारी से और साफ सुथरे तरीके से अपना काम किया है। और लगन ईमानदारी, हम पूरा लगन से काम करते हैं सब युवाओं के बहुत साथ में। बात। और मैं आपको बता दूं, अगर घर की खर्चे की बात भी करें तो मेरी माताजी 18 साल से जॉब कर रही है। अरे माताजी 18 साल से जॉब कर रही है, पिताजी पैरालाइज की बीमार है, छोटे भाई और की शादी कराई है। और आज भी उन्होंने गौशाला का जितना मेरी गौशाला में डोनेट होता है तो मैं कभी कदार दे देता हूँ घर में, आज भी वो पैसा नहीं लेते। हमारे पिताजी गोरखनाथ के बहुत बड़े भगत है और 12 साल से उन्होंने व्रत रखे हैं, 12 साल के व्रत रखे हैं, गोरखनाथ के चिल्ले खेंचे उन्होंने। तो वो भी गौ सेवा ही अपने आप में, गोरखनाथ जी तो गौ सेवक के रूप में देखे जाते थे। तो मुझे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि माता पिता ने आज तक रोका नहीं। वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे इस मंजिल का पीछे जो उनका श्रेय मिलता है ना पूरा, वो उन्हीं को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूँ ऐसे माता पिता सबको मिले। वो कहते हैं ना कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा ना हो, तो मेरे माता पिता ने साबित किया है कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो। क्योंकि आज के टाइम में देखो, भगत सिंह जी तो नहीं आ सकते, लेकिन हम सब के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज भी जिंदा है, जो क्रांतिकारी के रूप में आज इस देश को, इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को पहचानना होगा और हम युवाओं को आगे आके ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। बहुत सुंदर भाव आपके। और पवन जी, बहुत अच्छा संवाद रहा आपके साथ। मैं खुद आपकी जो ऊर्जा है उसको मैं महसूस कर पाया। और आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्प 2030 से, मैं तो चाहूंगा, मुझे लगता है कि आपकी जो कार्य प्रणाली है और आपकी जो ऊर्जा है वो 30 से तो पहले ही आप कवर कर लेंगे। और हम फिर बैठेंगे उस संवाद में और इस संवाद को याद करते हुए और उस संकल्प को वहां फलीभूत होते हुए देखेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर आप किसी बड़े विशाल नंदी को देखें और मैं आपको कहूँ ये रस्सा लेके उस नंदी को पकड़ लो, तो आप पकड़ लो? असंभव है, मेरे लिए असंभव है ना। लेकिन आज तक मैंने अपने अनुभव अपना जो लिया है कि हमने बड़े बड़े विशाल नंदी को जो पकड़ा है ना, तो ऊर्जा तो लगती है पकड़ने में उसको, क्योंकि तो भागता है, उसको क्या पता भाई हम क्या करने के लिए आ रहे हैं, वो तो भागता है इंसर्ट। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी कार्यकर्ता को या मुझे इतनी सी भी चोट, एक्सीडेंट हो जाए, जिकर भाग रहे हैं उसके पीछे, या कुछ रस्सा फंस जाए या वो हमें खींच के ले जाए, लेकिन आज तक ऐसी भी चोट हमें कहीं से कहीं तक भी किसी कार्यकर्ता को मिली नहीं। तो जो अच्छा काम करेगा ना, भगवान भी उसका साथ देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, नमस्ते भारत। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में किसी एक और नई शख्सियत के साथ।